सूरज तेजी से तप रहा है। पूरन एक फावड़े से सूखी मिट्टी खोद रहा है। जसोदा उसके पास पानी का घड़ा लेकर आती है। बस भी करो पूरन, इस जमीन में अब कुछ नहीं बचा, फावड़ा भी थक गया होगा। कैसे हार मान लूं जसोदा, ये जमीन हमारे पुरखों की है। मैंने सुना है अगर तुम मेहनत को पानी दो तो पत्थर भी फल दे सकता है। मेहनत तो हम 3 साल से कर रहे हैं। हमारे पड़ोस के खेत देखो, सब सूखे पड़े हैं। अब तो साहूकार धनराज भी रोज दरवाजे पर आकर चिल्लाता है। धनराज वो साहूकार नहीं, सूदखोर है। उसने हमारे खेत गिरवी रख लिए। अगर इस बार भी फसल नहीं हुई तो वो हमारी जमीन छीन लेगा। इसीलिए कह रही हूँ शहर चलो, वहाँ मैं चौका बर्तन कर लूंगी, तुम कोई मजदूरी कर लेना। यहाँ भूखे मरने से तो अच्छा है। नहीं जसोदा, मैं इस जमीन को नहीं छोड़ सकता। एक बार और कोशिश करूंगा। पूरन एक पुरानी गहरी दरार में फावड़ा मारता है। एक अजीब चमकदार गहरा काला पत्थर मिट्टी से बाहर निकलता है। पूरन उसे उठाकर देखता है। अरे ये क्या है? कोई पुराना कोयला होगा, फेंक दो। नहीं, ये कोयला नहीं है, ये तो बीज जैसा लग रहा है। देखो ये कितना चिकना है और सूरज की रोशनी में चमक रहा है। ये तो सच में अजीब है, मैंने ऐसा बीज कभी नहीं देखा। ये जरूर कोई अच्छा संकेत है। मेरे पुरखे कहते थे कि इस जमीन के नीचे अन्नपूर्णा का वास है। शायद ये कोई वरदान है। वरदान? अब ये बीज भी हमारी गरीबी दूर नहीं कर सकता पूरन। देखता हूँ, मैं इसे आज ही बोऊंगा। पूरन जल्दी से खेत में एक छोटी सी जगह साफ करता है। वो बीज बोता है और पास रखे थोड़े से पानी से उसे सींचता है। अगर तुम सच में वरदान हो तो मेरी ईमानदारी को हरा भरा कर देना। जसोदा सिर हिलाती है, लेकिन पूरन के चेहरे पर एक नई आशा देखकर वो शांत हो जाती है। अगले दिन सुबह का समय, पूरन और जसोदा अपने खेत पर आते हैं। वे जो देखते हैं उससे उनकी आंखें फटी रह जाती हैं। जहां पूरन ने बीज बोया था वहां एक घना पौधा उगाया है। वो पौधा बाकी सूखे खेतों के बीच गहरा हरा और ऊंचा है। पूरन देखो, ये क्या है? ये तो सचमुच चमत्कार है। ये एक रात में इतना बड़ा हो गया। इसमें फल भी लग गए हैं, देखो। पौधे पर गेहूं के जैसे लेकिन सोने जैसे चमकते हुए दाने लगे हैं। वे पूरी तरह से पक चुके हैं। अन्नपूर्णा, तुमने मेरी सुन ली। ये सचमुच जादुई फसल है। तभी गांव का साहूकार धनराज, जो गुस्से में और मोटा है, अपने मुंशी के साथ वहां आता है। अरे ओ पूरन, मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि किस्त लेकर मेरे पास आना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपनी सूखी जमीन देखकर हंस रहे हो? साहूकार जी, ये देखिए। धनराज और मुंशी उस चमत्कारी पौधे को देखकर रुक जाते हैं। उनकी आंखें लालच से चौड़ी हो जाती हैं। ये क्या है? ये सोना है क्या? नहीं साहूकार जी, ये गेहूं है, पर ये जादुई है। एक रात में इतनी फसल? ये कैसे हो सकता है? सेठ जी, ये दाना तो बाजार के सबसे अच्छे दाने से 10 गुना ज्यादा है। अगर ये पूरा खेत। पूरन, मेरे प्यारे भाई, तुम इतने अच्छे आदमी हो, तुम इस फसल को तुरंत काटो। और हाँ, अपना कर्जा मत भूल जाना। ये फसल तो मेरी गिरवी रखी हुई जमीन पर उगी है ना? साहूकार जी, यह फसल मेरी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद से उगी है। मैं आपका कर्जा तुरंत चुका दूंगा। पर यह फसल सिर्फ कर्जा चुकाने के लिए नहीं है, ये तो पूरे गांव की भूख मिटा सकती है। पूरे गांव की भूख? तुम मूर्ख हो। तुम ये सारा दाना मुझे बेचोगे। मैं तुम्हें बाजार भाव से दुगना दूंगा। और हाँ, ये जादुई बीज तुमने कहां से लाया? ये बस मेरी पुरानी जमीन से मिला साहूकार जी। सुनो, ये सारा दाना और वो बीज तुम्हारी जुबान से बाहर नहीं आना चाहिए। ये हमारा सौदा है। अगर किसी को पता चला तो मैं तुम्हारा क्या करूंगा, सोच लो। धनराज और मुंशी लालची आंखों से फसल को देखते हुए चले जाते हैं। पूरन और जसोदा डर और खुशी के मिश्रण में हैं। पूरन,
ये क्या हो गया? धनराज की आंखें कितनी बुरी थीं। अब हमें डरना नहीं है जसोदा। हमें तुरंत ये फसल काटनी होगी और इस दाने को छिपकर रखना होगा। शाम का समय पूरन और जसोदा चुपचाप चमकीले दानों की कटाई कर चुके हैं। पूरन एक कोने में दानों को गिन रहा है। दाने की मात्रा बहुत ज्यादा है। पूरन, ये तो इतने दाने हैं कि हमारा सारा कर्जा 3 बार चुक जाएगा और हम शहर भी जा सकते हैं। हाँ जसोदा, पर हम शहर नहीं जाएंगे और हम सिर्फ कर्जा नहीं चुकाएंगे। तो क्या करेंगे? इन दानों में शक्ति है जसोदा। ये सिर्फ पैसा नहीं है। हमारे गांव में 3 साल से भूख मरी है। रामू का बेटा भूखा है। मंगल की बेटी की शादी रुकी हुई है। हाँ, पर हमारी अपनी मुसीबतें, हमारी अपनी गरीबी। गरीबी तब तक है जब तक हम अपनी खुशहाली को दूसरों से नहीं बांटते। मैं पहले रामू और मंगल को ये दाना दूंगा। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि आशा अभी भी जिंदा है। पूरन, तुम बहुत नेक दिल हो, पर धनराज, अगर उसे पता चला कि तुमने ये दाना बांट दिया तो? धनराज को उसका कर्जा मिल जाएगा। वो बाजार भाव से 2 गुना चाहता था। मैं उसे 4 गुना दूंगा, लेकिन मैं उसे जादुई बीज का रहस्य नहीं दूंगा और ना ही मैं उसे अपनी ईमानदारी दूंगा। पूरन कुछ दानों को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटता है। एक हिस्सा कर्जे के लिए, दूसरा हिस्सा अपने लिए और तीसरा हिस्सा गांव वालों के लिए। अब सुनो, तुम आधी रात को रामू और मंगल के घर जाओगी। उन्हें बताना कि ये दाना उनका है और वे इसे तुरंत बोएं। जो आपका हुक्म मेरे स्वामी। अगले दिन सुबह पूरन धनराज के पास जाता है। धनराज अपनी बड़ी हवेली के बरामदे में बैठा है। आ गए पूरन, कहाँ है तुम्हारा सोने जैसा दाना? ये लीजिए साहूकार जी, ये आपका सारा कर्जा है और ये बाजार भाव से 4 गुना पैसा है। धनराज दानों को देखकर चौंक जाता है। वो तुरंत उन्हें उठाता है। इतना सारा? हाँ हाँ, ये बहुत अच्छा दाना है। अच्छा, और वो जादुई बीज कहाँ है? बीज तो जमीन में है साहूकार जी। वो फिर से उगने की तैयारी कर रहा है। क्या तुमने बीज नहीं लाया? मैंने कहा था। रामू और मंगल भागते हुए धनराज की हवेली की तरफ आते हैं। उनके हाथों में कल उगे हुए चमकीले दानों से भरे पौधे हैं। साहूकार जी, ये देखिए, ये चमत्कार है। धनराज आंखें फाड़कर पौधों को देखता है। ये वही जादुई फसल है जो अब पूरे गांव के खेतों में उग रही है। धनराज पूरन को घूरता है। तुमने वो बीज बांट दिया? मैंने सिर्फ आशा बांटी साहूकार जी। मूर्ख, तुमने करोड़ों का नुकसान कर दिया। ये सिर्फ तुम्हारा नहीं था। ये सबका था साहूकार जी। गांव में एक नई हरी लहर आ चुकी है। धनराज अपनी हवेली के अंदर जाता है। उसकी आंखों में असफलता और लालच का भयंकर मिश्रण है। गांव की मुख्य सड़क पर काली सरकारी जीप धूल उड़ाती हुई आती है और सीधे धनराज की हवेली के सामने रुकती है। जीप से मिस्टर कपूर उतरते हैं, जो कृषि विभाग के एक चालाक और घमंडी अफसर है। उनके साथ एक असिस्टेंट भी है। ये क्या गांव है? इतनी धूल? असिस्टेंट, तुमने कहा था कि यहाँ चमत्कारी फसल उगी है। मुझे तो बस धूल दिख रही है। धनराज तुरंत हवेली से बाहर आता है। उसके चेहरे पर लालच और निराशा है। आइए आइए मिस्टर कपूर, बड़े अफसर, आप यहाँ। मैंने सुना है कि तुम्हारे गांव में कोई जादुई फसल उगी है। हाँ अफसर जी, आइए मैं आपको उसी खेत तक ले चलता हूँ। धनराज कपूर को अपने बगल के पूरन के खेत की तरफ ले जाता है, जहाँ चमकीली फसल पूरी तरह पक चुकी है। कपूर की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। ये क्या है? ये तो विज्ञान से परे है। इतनी कम समय में इतनी मजबूत फसल, क्या ये हाइब्रिड है? हाइब्रिड नहीं अफसर जी, ये जादू है। ये सब एक मूर्ख किसान के हाथ लगा है। कौन है वो किसान? वो पूरन। उसने ये बीज जमीन से ढूंढा है और देखिए उसने कितनी बेवकूफी से इसे पूरे गांव में बांट दिया। बांट दिया? इस अनमोल संपत्ति को बांट दिया? वह सच में मूर्ख है।
सुनो धनराज, ये बीज राष्ट्रीय संपत्ति है। ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था बदल सकता है। बिल्कुल अफसर जी, हमें ये बीज तुरंत पूरन से ले लेना चाहिए। हाँ, ले तो लेना चाहिए, लेकिन कानूनी तरीके से। असिस्टेंट, पता करो इस पूरन पर कितना कर्जा है। कर्जा तो उसने कल ही चुका दिया अफसर जी, पर मैं उस पर जमीन के गिरवी का एक नया केस डाल सकता हूं। सुनो धनराज, तुम मेरा साथ दो। मैं पूरन को सरकारी नियमों के तहत फंसाऊंगा। ये बीज सिर्फ हमारे पास होना चाहिए। तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिलेगा। मैं तैयार हूं अफसर जी, बताइए क्या करना है। हमें पहले ये पता लगाना होगा कि ये बीज काम कैसे करता है, और फिर हम इस पर अपना दावा ठोकेंगे। कपूर, धनराज और असिस्टेंट पूरन की तरफ बढ़ते हैं। पूरन, मैं मिस्टर कपूर हूं, कृषि मंत्रालय से। तुम जो फसल उगा रहे हो वो अवैध है। अवैध? कैसी बात कर रहे हैं अफसर जी? मैंने तो बस अपनी पुरानी जमीन पर बीज बोया है। पुरानी जमीन? ये फसल, ये असामान्य है। तुमने इसे कहां से हासिल किया? क्या तुम्हारे पास सरकारी परमिट है? क्या तुम्हारे पास बीज का पेटेंट है? परमिट? पेटेंट? अफसर जी, मैं तो बस एक गरीब किसान हूं, मुझे जमीन में बीज मिला। असिस्टेंट, नोट करो, किसान ने राष्ट्रीय जैविक संसाधन की चोरी की है और इसे अनियंत्रित तरीके से बांटा है। तुम हमें तुरंत बताओ, ये बीज कितना है और तुमने इसे कैसे उगाया? अफसर जी, मैंने बस एक काला चमकीला बीज बोया था। एक बीज? धनराज, सुना तुमने? एक बीज? हाँ अफसर जी, ये झूठ बोल रहा है। इसने जरूर बीज कहीं छिपा रखा है। नहीं, साहूकार जी झूठ बोल रहे हैं। पूरन ने तो बस। चुप, तुम इस मामले में मत पड़ो। देखो पूरन, तुम मुझे वो मुख्य बीज दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। तुम अपनी गरीबी भूल जाओगे। अफसर जी, मैं गरीब जरूर हूं, पर लालची नहीं। मेरे पास अब कोई बीज नहीं है, और अगर होता भी तो मैं उसे बेचता नहीं। ये दाना सेवा के लिए है, मुनाफे के लिए नहीं। तुम मुझे मना कर रहे हो? ठीक है, अब मैं तुम्हें कानून का डर दिखाऊंगा। कपूर पूरन को धमकी देता है और चला जाता है। धनराज पीछे मुड़कर पूरन को शातिर मुस्कान देता है। पूरन, अब क्या होगा? वो सच में पुलिस को बुलाएगा। जेल नहीं भेज सकता जसोदा, जब तक हम सच्चे हैं। लेकिन अब मुझे उस बीज का इतिहास जानना होगा। शाम का समय, पूरन अपने गांव के सबसे बुजुर्ग और ज्ञानी व्यक्ति वृद्ध बाबा हरिदास के पास जाता है, जो गांव के बाहरी मंदिर में रहते हैं और आयुर्वेद का ज्ञान रखते हैं। वो पूरन को अपने चमकीले बीज के बारे में बताता है। चमकीला और काला, एक रात में उगने वाला। हाँ बाबा, क्या आप जानते हैं ये क्या है? पूरन, ये बीज, ये साधारण फसल नहीं है, ये सत्य बीज है। सत्य बीज? हाँ, ये बीज हजारों साल पहले हमारे पुरखों द्वारा मेहनत और ईमानदारी के सिद्धांत पर उगाया गया था। जब तक ये शुद्ध हृदय से बोया जाता था, तब तक ये पूरे गांव की खुशहाली बनाए रखता था। तो ये वरदान है? वरदान नहीं बेटा, ये परीक्षा है। परीक्षा? हाँ, यही कारण है कि यह बीज बरसों पहले खो गया था। लोग इसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। अब मैं समझा, इसलिए यह फसल सिर्फ मेरे हाथों से उगी। क्योंकि तुमने इसे बांटा, तुमने इसे दिल से बोया। तो अब क्या होगा बाबा? वो सरकारी अफसर और साहूकार वे इस बीज को जबरदस्ती लेना चाहते हैं। वे इसे ले तो लेंगे बेटा, पर वे इसे उगा नहीं पाएंगे। ये बीज केवल उस किसान का साथ देता है जो लालच से मुक्त हो। मुझे उन्हें ये बीज देने से रोकना होगा। मैं नहीं चाहता कि ये जहर बन जाए। तुम उन्हें रोकोगे नहीं, तुम उन्हें खुद बीज दोगे, लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? तुम्हें उनसे कहना होगा कि वे इस बीज को खुद बोएं।
बिना किसी नौकर या मुंशी की मदद के, और उन्हें सोना नहीं बल्कि मेहनत की उम्मीद करनी होगी। आप सही कह रहे हैं बाबा, सत्य को कोई हरा नहीं सकता। अगले दिन पूरन धनराज और कपूर को अपने खेत में बुलाता है। क्या है पूरन, दिमाग ठिकाने आया? हमें बीज देने को तैयार हो? हाँ अफसर जी, मैं आपको और साहूकार जी को ये जादुई बीज खुशी खुशी दूंगा। वो अपने पॉकेट से 4 बीज निकालता है। 4 बीज? तुम तो सच में मूर्ख हो। पर मेरी एक छोटी सी शर्त है। कैसी शर्त? हम सरकारी लोग हैं, तुम्हारी शर्त नहीं मानेंगे। ये शर्त इस बीज की है अफसर। ये बीज केवल सच्चे हाथों में काम करता है। आपको और साहूकार जी को ये बीज खुद बोने होंगे। आपको मेहनत करनी होगी बिना किसी नौकर या असिस्टेंट की मदद के। क्या मैं साहूकार जमीन खोदूं? पूरन, मैं कृषि मंत्रालय का अफसर हूँ, मैं क्यों भावड़ा उठाऊं? तो फिर ये बीज काम नहीं करेगा अफसर जी। ये केवल ईमानदार किसान की मेहनत पहचानता है। कपूर और धनराज एक दूसरे को देखते हैं। बीज का लालच इतना बड़ा है कि वे पूरन की शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं। ठीक है पूरन, हम तुम्हारी शर्त मानते हैं, मैं खुद करूंगा। कपूर और धनराज, जो कभी फावड़ा नहीं उठाए, पूरन के सामने खेत में फावड़ा उठा लेते हैं। कपूर और धनराज बेमन से जमीन खोदते हैं। वे बीज बोते हैं और उन्हें पानी देते हैं। उनके चेहरे पर मेहनत का पसीना नहीं बल्कि लालच का तनाव है। सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही हैं। जहां पूरन, रामू और मंगल की फसल चमक रही है, वहीं धनराज और कपूर के बोए हुए खेत के छोटे से हिस्से पर सबकी निगाहें टिकी हैं। धनराज और कपूर, जो रात भर इंतजार करने के बाद वहां पहुंचे हैं, अपनी फसल को देखते हैं। उनके चेहरे पर जीत की जगह सदमा है। ये क्या मजाक है? पौधा तो उग गया, पर ये गहरा काला क्यों है? उफ, ये तो जहरीला लग रहा है। दाने? इसके दाने कहाँ हैं? ये देखिए अफसर जी, ये तो राख है, ये किसी काम का नहीं है। पूरन वहां पर आता है। ये क्या हुआ पूरन? तुमने हमें धोखा दिया, तुमने हमें नकली बीज दिया। मैंने आपको वही बीज दिया अफसर जी, जो मैंने बोया था। झूठ! अगर बीज वही था तो मेरी फसल सोने जैसी क्यों नहीं होगी? क्योंकि बीज ईमानदार था अफसर जी, और वो लालच को पहचानता है। ठीक है, अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मैं पुलिस को बुलाता हूँ, ये बीज अब जबरदस्ती लिया जाएगा। कपूर और धनराज, जो शर्मिंदा हैं, अपनी हार मानने से इनकार करते हुए जीप में बैठकर वहां से चले जाते हैं। पूरन, अब क्या होगा? वो सच में पुलिस को बुलाएगा? अब हमें उन्हें ये साबित करना होगा कि ये बीज सिर्फ खेती का मामला नहीं बल्कि नैतिकता का मामला है। पूरन, जसोदा और गांव के कुछ मुख्य किसान हरिदास बाबा के पास मंदिर में इकट्ठे होते हैं। बाबा, कपूर अफसर अब पुलिस लेकर आ रहा है। वो जबरदस्ती हमसे बीज लेगा। और तुम क्या करोगे पूर्ण? मैं उन्हें ये बीज दे दूंगा। क्या? क्यों पूरन? क्योंकि बाबा ने कहा था, ये बीज लालची हाथों में जहर बन जाता है। अगर अफसर इसे जबरदस्ती भी लेगा तो वो इसे मुनाफे के लिए उगाएगा, और ये हर बार काला ही उगेगा। तो हम उन्हें एक काला दाना उगाते हुए देखना चाहते हैं। नहीं रामू, हम उन्हें ये दिखाएंगे कि मेहनत और ईमानदारी कितनी शक्तिशाली होती है। बाबा, मुझे कोई रास्ता बताइए जिससे हम अफसर और धनराज को अपनी फसल की सच्चाई दिखा सकें। पूरन, सत्य बीज का एक अंतिम नियम है। क्या नियम बाबा? जब यह बीज सबसे नेक किसान के हाथों से बोया जाता है तो इसकी फसल केवल अन्न नहीं देती, यह उस किसान को सत्य रक्षा का एक अंतिम वरदान देती है। सत्य रक्षा? हाँ, वो बीज अब तुम्हारे पास नहीं है पूरन, वो तुम्हारी जमीन में है। तुम अपनी फसल से एक अंतिम दाना तोड़ो और उसे गांव के केंद्र में जाकर बो दो। उससे क्या होगा बाबा? वो दाना उगेगा नहीं, वो दाना गांव के हर किसान की ईमानदारी की शक्ति को गांव के केंद्र में जमा करेगा।
जब अफसर और धनराज पुलिस के साथ आएंगे तो तुम उन्हें उस जगह ले जाना। सत्य खुद उन्हें हरा देगा, बुरी चीज उनकी शपथ नष्ट कर देगी। मैं समझ गया बाबा। सच्चाई को साबित करने के लिए हमें बीज की अंतिम शक्ति का उपयोग करना होगा। पूरन जल्दी से अपने खेत से सबसे चमकीला दाना तोड़कर गांव के केंद्र की तरफ भागता है। कुछ घंटों बाद गांव के केंद्र में भारी भीड़ जमा है। पूरन ने एक छोटा सा गड्ढा खोदकर वह सत्य दाना बो दिया है। तभी कपूर, धनराज और भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचते हैं। ध्यान दें अन्य क्षेत्र के निवासी, ये किसान पूरन राष्ट्रीय संपत्ति की चोरी कर रहा है। ये बीज अब सरकारी नियंत्रण में लिया जाएगा। अफसर जी, आप ये बीज जरूर ले जाइए, पर इससे पहले मेरी आपसे एक अंतिम विनती है। कैसी विनती? आप कहते हैं कि मैं चोर हूं और ये बीज राष्ट्रीय संपत्ति है। अगर ये सच है तो आप सब मेरे साथ इस जगह आइए। पूरन उन्हें उस जगह ले जाता है जहां उसने अंतिम सत्य दाना बोया था। अफसर जी, मैंने इस जगह पर वही बीज बोया है जो मैं हर किसान को देता हूं। अगर मैं बेईमान हूं तो ये दाना कभी नहीं उगेगा। मूर्ख, ये दाना तुम्हारा है, ये तो जरूर उगेगा। नहीं साहूकार जी, ये दाना अब मेरा नहीं है। ये दाना पूरे गांव की ईमानदारी को दिखाता है। अगर इस गांव में लालच और बेईमानी हावी है तो ये दाना जहर बन जाएगा। बस अब बहुत हुआ। इस जगह की खुदाई करो, हमें बीज चाहिए। पुलिसकर्मी फावड़ा उठाकर खुदाई शुरू करता है। जैसे ही पुलिसकर्मी फावड़े से मिट्टी हटाता है, एक तेज सुनहरी रोशनी वहां से निकलती है। पूरी जगह हवा में एक अजीब सी गर्मी से भर जाती है। ये कैसी रोशनी है? ये क्या हो रहा है? अचानक वह सुनहरा निशान कपूर और धनराज की तरफ चमकता है। कपूर और धनराज दर्द से चीखते हैं, जैसे सच की रोशनी उन्हें जला रही हो। ये तो हमारी लालच है, ये हमारी बेईमानी है। माफ कर दो, मैंने गलती की। गोल्डन लाइट धीरे धीरे शांत हो जाती है। कपूर और धनराज जमीन पर गिर जाते हैं, पसीने से लथपथ। अब वे कमजोर और सामान्य दिखते हैं। देखा आप सबने, सत्य बीज ने क्या दिखाया? यह बीज किसी एक किसान की संपत्ति नहीं है, यह ईमानदारी का प्रतीक है। ये चमत्कार है। अफसर कपूर, साहूकार धनराज, आप दोनों को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और गरीबों को धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस कपूर और धनराज को हथकड़ी पहनाती है। धनराज जाते जाते पूरन को देखता है। कुछ महीने बाद गांव अन्न क्षेत्र पूरी तरह से हरा भरा है। पूरन, जसोदा, रामू और मंगल मिलकर काम कर रहे हैं। आज फिर गांव में सब जगह शादी की बात हो रही है। मंगल की बेटी की शादी भी तय हो गई। ये सब सत्य बीज की देन है जसोदा। बीज की नहीं पूरन भाई, मेहनत और सत्य के सामने झुक जाती है। हाँ, और अब हमें उस बीज को सिर्फ अपने लिए नहीं, देश की सेवा के लिए उगाना है। वहां हरिदास बाबा आते हैं। पूरन, अब तुम जान गए, सत्य बीज अब तुम्हारे दिल में है। हाँ बाबा, अब मैं समझा। जब तक हम निस्वार्थ होकर मेहनत करते रहेंगे, हमारी फसल कभी काली नहीं होगी। पूरन और जसोदा अपनी फसल की तरफ देखते हैं। उनकी आंखों में अब गरीबी का डर नहीं, बल्कि संतुष्टि और ईमानदारी का प्रकाश है।